हेलो बच्चों, ये हमारे इस सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस पढ़ाऊंगा। तो इसके पहले मैं पहले के टॉपिक यानी कि एक प्रकार की सीरीज है जिसमें पहले मैं एम्फीमिक्सिस पढ़ा चुका हूँ। तो आप सभी प्रयास करिएगा कि इस सीरीज को आप लाइन से ही पढ़ें, और लाइन से अगर यदि आप इसको पढ़ेंगे तो शायद ये अत्यधिक आपको समझ में आएगा और मेरा पढ़ाया हुआ सफल होगा। बेटे लोग देखिए, अगर आपको तैयारी में बने रहना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हर एक वीडियो को लाइक करते हुए चलें, ठीक है ना। चैनल को सपोर्ट करिएगा तो चैनल आगे बढ़ेगा, और चैनल आगे बढ़ने से ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर इस बात को देखिए, मैं आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दूं। अब यहाँ पर देखिए, अभी का जो टॉपिक है वो टॉपिक बनता है असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस। यानी कि एम्फीमिक्सिस में हमने पढ़ा था कि सत्य निषेचन होता है, लेकिन जो एपोमिक्सिस होता है आसंग जनन, इस प्रक्रिया में सत्य निषेचन नहीं होता है, यानी कि युग्मक का निर्माण ही नहीं होता है, या ऐसा कहें, या ठीक है ना, युग्मक का संलयन नहीं होता है। निर्माण ही होता है तो युग्मक का संलयन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको साफ साफ बताया कि यहाँ पर युग्मक का संलयन या अर्धसूत्री विभाजन जैसी प्रक्रियाएं क्या होगी, नहीं पाई जाएंगी, ठीक है ना। वास्तविकता में जो असंग जनन था ना, सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो विंकलर ने 1908 में की थी। देखिए, असंग जनन के जो खोज करता है वो विंकलर साहब थे, इसकी खोज इन्होंने 1908 में की थी। थोड़ी और बात को समझिएगा, इसमें इस बात को समझिएगा, यह दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को हम कह रहे हैं कायिक असंग जनन, और दूसरे प्रकार को हम कहते हैं अनिषेक बीजता। देखिए, कायिक जनन में होता क्या है, कायिक जनन में मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, ठीक है ना। कलिका से, तने से या पत्ती से नए पादप का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। इसको मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ाना चाहिए था। ये पहले से, ये पिछले जो पुरानी एनसीईआरटी थी, पुरानी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में हुआ करता था। वहां पे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग यानी कि कलम लगाना, बंद लगाना, दाब लगाना के नाम से ये चीजें उसमें समाहित होती थी, लेकिन अभी उस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो इस प्रक्रिया को मैं कक्षा 11 के एनसीईआरटी में दिया गया, तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी में आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर इस बात को समझिए, मैं कह रहा हूँ जो कायिक असंग जनन है, इसमें कलिका से, तने से या पत्ती से नए पादप का निर्माण होता है। लेकिन अनिषेक बीजता में क्या होता है, बीज का निर्माण तो होता है ना, या समझेगा। अनिषेक जनन में बीज का निर्माण तो होता है, लेकिन युग्मक, संलयन व निषेचन जैसी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। तो देखिए, लगभग दोनों एक ही समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीज का निर्माण हो रहा है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर बीज का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट ही कलिका से क्या होगा, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। डायरेक्ट ही तने से नए पादप का निर्माण हो जाएगा। डायरेक्टली पत्ती से नए पादप का निर्माण हो जाएगा। यही अंतर है दोनों में। थोड़ी सी बात को समझिए, जो अनिषेक जनन है वो कई सारे प्रकार के होते हैं। मैं इसके प्रकारों को डिस्क्राइब करने का प्रयत्न कर रहा हूं। बच्चों, आगे की तरफ देखिए, थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर बगल में प्रोग्राम चल रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ यहाँ पर ब्लर कर रही है। तो शायद आप सभी को उसकी भी आवाज़ बीच बीच में सुनाई पड़ रही हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं कह रहा हूँ जो इसमें पहला प्रकार होता है वो अस्थायी भ्रूणता होती है, ठीक है ना। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो कैसा है, अस्थायी भ्रूणता, ठीक है ना। यानी कि भ्रूण का निर्माण तो बिना निषेचन के ही होना है, तो होगा क्या, अस्थानिक भ्रूणता या अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है, मैं कह रहा हूँ अध्यावरण के द्वारा, है ना। जो बाहर का अध्यावरण है, याद करिए आपने बीजांड की संरचना पढ़ा हो, तो बीजांड की संरचना में, ठीक है ना, बीजांड की संरचना में बाहर की तरफ एक अध्यावरण का भाग पाया जाता है, और उस अध्यावरण के द्वारा ना, उसी अध्यावरण नामक भाग से क्या होता है, उसी अध्यावरण से बीज का निर्माण होता है। इसका उदाहरण कौन कौन है, नींबू है, नागफनी है, आम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अध्यावरण के द्वारा जब बीज का निर्माण होता है तो उसका एग्जाम्पल कौन है, नींबू है, नागफनी है और आम है, ठीक है ना। फलों की श्रेणी में से भी सरस फल में ही आते हैं। अब यहाँ देखिए, भ्रूण का निर्माण, और इसके अलावा जो भ्रूण का निर्माण होता है अध्यावरण से ना होकर के कुछ अलग अन्य कोशिकाओं से हो सकता है, जैसे कि सहायक कोशिकाओं से, बीजांडकाय से और प्रतिमुखी कोशिकाओं से। तो एक बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बीजांडकाय के द्वारा, ठीक है ना, बीजांडकाय के द्वारा जो भी बीजांडकाय के द्वारा इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं अपबीजाणुता यानी कि एपोस्पोरी, याद रखिए। और एपोस्पोरी की खोज रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है ना।
याद रखिए बीजांड के द्वारा जो जनन होता है ना, बीजांड, उसकी खोज किसने की थी? रोजनबर्ग ने 1907 में की थी। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ पर जो होता है, मैं कह रहा हूँ बीजांड की कोई भी कोशिका है ना, बीजांड की कोई भी कोशिका भ्रूण का निर्माण करने में सक्षम होती है, ठीक है ना, और यानी कि किसी भी कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो सकता है। दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला क्रेपिस और दूसरा होता है पार्थेनियम। याद रखिए हम पार्थेनियम को गाजर घास भी कहते हैं, ठीक है ना, यह एक प्रकार की विदेशी प्रजाति है। यहाँ इस प्रकार को समझिएगा। तो मैंने दो बताया आपको, एक अपस्थानिक भ्रूणता और दूसरा का अपबीजाणुता यानी कि एपोस्पोरी, ठीक है ना, और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और दूसरा देखिए मैं कह रहा हूँ द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता यानी कि डेप्लोस्पोरे में क्या होता है? द्विगुणित बीजाणुता यानी कि आप देखिए यहाँ पर होगा क्या, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यह द्विगुणित, अब याद करिए कि ये मात्र कोशिकाएं सदैव हुई द्विगुणित होती है ना। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तब ये जा करके गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। लेकिन ऐसी प्रक्रिया में कोई भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और डायरेक्टली ये भ्रूण का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। तो इस प्रकार भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, यानी कि एम्ब्रियो बन जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार को हम कहेंगे द्विगुणित, ठीक है ना, बीजाणुता, ठीक है ना। एक्सरेसिस और डेंटाटा में, एक्सरेसिस डेंटाटा इसका एग्जांपल है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। शायद अगर आप सभी को ये बातें ना अस्पष्ट हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ये बातें मुझे लगता है कि स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। आप मेरे इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस श्रृंखला को पढ़ने का सही तरीका यही है कि इस श्रृंखला को आप लगातार पढ़िए। मैं मिलता हूं अपने अगले इसी श्रृंखला के अगले लेक्चर में। धन्यवाद।